गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, जिसका टॉपिक है आज का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मीन्स हिंदी में कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान। इसके बारे में बेसिक आपको भी पता है कि कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी। यहाँ पे हमें ग्राफिकली फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, मीन्स हमें एक डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है जिनके फंक्शन कैसे इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम ग्राफ के हेल्प से ये समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बनता है या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। हमने क्लास फर्स्ट ईयर में कोनिक सेक्शन में पढ़ा था पैराबोला की इक्वेशन x² = 4ay। हम वही इस ग्राफ को हम बना रहे हैं, x² = 4y। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें या याद करें कि हमने ग्राफ कैसे बनाया था, तो ग्राफ देखिए इस तरह से कर्व एक बना था। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था एंड ये ओरिजिन था। ये इसका राइट कर्व पार्ट है और ये लेफ्ट कर्व पार्ट है। हम राइट कर्व के पार्ट की बात करते हैं। अगर x की वैल्यू को हम इंक्रीज करें, मीन ग्रेटर देन 0 करें, देन y की वैल्यू देखिए क्या बनती जाएगी। चलिए x² = y लिख रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो y की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे देन y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। x की वैल्यू आप जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। इट्स मीन x की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे तो y की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज। देखिए ग्राफिकली में ये ओरिजिन है। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 9। मींस ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, x पर डिपेंडेबल है और x पर डिपेंडेबल होने पर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है देन y की वैल्यू भी क्या हो रही है, ग्रेटर देन। मीन फंक्शन भी ग्रेटर देन बन रहा है। ठीक, ये राइट साइड पार्ट की बात हो गई। अब हम अगर लेफ्ट साइड की पार्ट की बात करें, अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करें, इंक्रीज कैसे करते हैं। सपोज दैट इधर लिखा था -3, -2, -1। ठीक, तो इंक्रीज कहां से होगा, -1 से -3 की तरफ नहीं होगा, -3 से 0 की तरफ पड़ेगा। तो अगर आप x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 9 मिलेगी, -2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगी, -1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा एंड 0 पुट करने पर 0 मिलेगा। हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे कि x की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मींस हमने ये देखा जब हमने x की वैल्यू को इंक्रीज किया तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, और जब हमने x की वैल्यू को डिक्रीज किया तो y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही थी। मींस ग्राफ क्या हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए -3 पे है तो ऐसे कहीं मान लीजिए -3 पे इधर आया हो, -3 पे यहां पर देखिए ये -2 पे बना जाएगा, और ऐसे ही क्या जा रहा -1 फिर 0 फिर वो ग्राफ बढ़ेगा। मींस कहीं पर फंक्शन जो है वो बढ़ रहा है और कहीं पर फंक्शन वो घट रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर, और x की वैल्यू पर कौन डिपेंडेबल है, y है। देखिए x² = y था, तो हमने देखा कि जो राइट साइड पार्ट है जिसमें हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, जबकि लेफ्ट साइड वाले पार्ट में हमने देखा अगर हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं -3, -2, -1 तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो हमको कंक्लूजन मिला कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स हैं जिनमें एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। अब चलिए हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशंस को लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उसके हिसाब से अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए अभी मैं आपको फिगर समझा दे रहा हूं, उसका उसकी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो, कैसे हम क्या लिखते हैं। अब देखिए अगर आप कहें इंक्रीजिंग एंड स्टिकली इंक्रीजिंग की बात करें, देखिए इंक्रीजिंग एंड स्टिकली इंक्रीजिंग आपको यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग
इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस तरह के फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब समझ लीजिए इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना। ये कंफर्म, जैसे आपसे कहा जाए यहां से कुछ डिस्टेंस कवर करिए, फिर रुक गए, फिर बढ़े, फिर रुक गए, मींस जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, सपोज ऐसे बन गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मींस ग्राफ क्या है, रुक रुक के चल रहा है। तो ऐसे फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो पर्टिकुलर बढ़ता है, रुकता नहीं है, लगातार वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा। जब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, सेम कांस्टेंट जो होता है उसमें जो फंक्शन है वो ऊपर से पहले आया, फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, मींस रुक रुक कर डिक्रीज होगा। जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो आकर के सीधे सीधे डिक्रीज हो रहा होगा, वो एक पॉइंट पर आकर फिक्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए फिर डेफिनेशन समझते हैं। देखिए बच्चों, अब जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा था, अब उसकी कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं और उसका कोई एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि कैसे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहले देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन f इज कॉल्ड अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन i देखिए डोमेन है, डोमेन रियल नंबर का भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, किसी तरह का भी डोमेन होगा। इफ x1 इज लेस देन x2, देखिए रोलेस और लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने पढ़ी हुई थी, जिसमें हमने ग्राफिकली पढ़ा था कि दो वैल्यूज होती हैं a और b, उन्हीं के बीच में कहीं कोई c पॉइंट होता है। ऐसे ही आपके पास कोई डोमेन i है जिसमें x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं, देखिए लिखा है x1, x2 आर बिलोंग्स टू i एक डोमेन है जिसके दो हमने वैल्यूज ली हैं x1 और x2। तो अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है such that fx1 is less than equal to fx2, देखिए अगर दो एलिमेंट हैं x1 और x2 और दोनों का डोमेन क्या है i, और x1 जो है वो x2 से छोटा हो, तो fx1 की वैल्यू अगर fx2 से छोटी या उसके बराबर आ जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर हम डेरिवेटिव की लैंग्वेज में बात करें कि कोई फंक्शन दिया गया हो और आप उसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने पर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मीन 0 के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, तो जो x होता है वो किससे बिलोंग करेगा, वो दो पॉइंट जिनके बीच में वो होगा a और b। a और b क्या होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, इन्हीं के बीच में कोई पॉइंट x होगा। तो जो डेरिवेटिव है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा। हिंदी में इस इंक्रीजिंग फंक्शन को कहते हैं वर्तमान फलन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्राफ क्या होगा, रुक रुक के बढ़ेगा, पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में ना बढ़ करके थोड़ा सा रुक रुक के बढ़ेगा। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अभी मैंने बताया ग्राफ सीधे बढ़ता है, कहीं पर रुकेगा नहीं। तो अ फंक्शन f इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन i डोमेन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है निरंतर वर्धमान, लगातार क्या है, बढ़ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट है x1 और x2 जो कि i से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है बट fx1 की वैल्यू लेस देन fx2 आ जाए, यहाँ पर क्या थी, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ केवल क्या है, लेस देन। अगर फंक्शन की वैल्यू fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। इसके ग्राफ को देख लीजिए, ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब हम डेरिवेटिव की लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करने पर वो पर्टिकुलर वैल्यू 0 से केवल बड़ी आ रही है, बराबर नहीं आ रही है, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सामने देखिए बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल नंबर 7 है एनसीईआरटी का, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 7x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r यहां पर रियल नंबर है, ठीक। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े। एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि हमको अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है देन fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ लिखा है लेस देन इक्वल टू, यहाँ केवल लेस देन है। तो अभी हम इस मेथड को यूज करके देखते हैं। हमने कहा लेट x1 इज लेस देन x2। हमने कहा गया है कि अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी हो तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी आनी चाहिए। तो हमने कहा x1 जो है वो लेस देन x2 है। हमने देखा यहाँ लिखा 7x - 3,
बोथ साइड 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7x1 इज लेस देन 7x2। ठीक, ये इनइक्वालिटीज है, ये ध्यान रखना आशंका। तो हमने 7 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x1 इज लेस देन 7x2। अब देखिए यहाँ -3 है तो हमने क्या लिखा 7x1 -3 लेस देन 7x2 -3। इसका मतलब है जो फंक्शन ऑफ x था वो x के टर्म्स में था तो ये फंक्शन ऑफ x1 है तो fx1 इज लेस देन क्या हो गया fx2। तो fx देखिए ये फंक्शन ऑफ x था, x के टर्म्स में था, ये फंक्शन ऑफ x1 होगा और ये फंक्शन ऑफ x2 होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, fx2 से छोटी होनी चाहिए। यहां देखिए fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी है सो द फंक्शन is increasing, so the function is increasing on r। तो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है किस पर, r पर, जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान है रियल नंबर पर। देख लीजिए अब बच्चों देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए आपको मैंने अभी इंक्रीजिंग फंक्शन बताया था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताया था। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या था, जो फंक्शन था रुक रुक के बढ़ रहा था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन डायरेक्टली बढ़ रहा था। वही डिक्रीजिंग फंक्शन में भी कॉन्सेप्ट चलता है। अ फंक्शन f इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन i एक डोमेन है जिस पर कुछ एलिमेंट होंगे। इफ x1 लेस देन x2, अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी हो तब fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 आ जाए। अभी मैंने आपको जब ग्राफ बताया था पहले उसमें क्या बताया था कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, देन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। x की वैल्यू तो बढ़ रही है पर y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, पैराबोला वाला एग्जांपल में। तो वही देखिए यहां पर है कि अगर x1 और x2 दोनों i का बिलोंग कर रहे हैं, मीन डोमेन्स पे बिलोंग कर रहे हैं और x1 की वैल्यू अगर x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 होगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव की फॉर्म में पढ़े कि f डैश x इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद जो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है और x किसके बीच में, a और b दो वैल्यूज हैं उनके बीच में है तो हम उसे क्या ऐसा फंक्शन कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी में कहते हैं वर्तमान फलन। देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, पहले नीचे झुका फिर झुका, मींस रुक रुक करके कम हो रहा है। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में जो फंक्शन है वो डायरेक्टली डाउन होना शुरू करेगा। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, पहले शेयर की वैल्यू कम हुई फिर बढ़ी फिर कम हुई, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों करता है। और कुछ में शेयर मार्केट में लगातार गिरते चले जाते हैं, उठते ही नहीं। वैसे ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है कि अ फंक्शन f इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन i डोमेन में था जिसमें x1 की वैल्यू अगर x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू fx2 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी है तो फंक्शन कैसा हो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ देख लीजिए कंटिन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब डेरिवेटिव की लैंग्वेज में बात करें कि f डैश x अगर लेस देन 0 है, यहां देखिए लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है देन डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जिसे कहते हैं निरंतर ह्रासमान, उसमें f डैश x की वैल्यू क्या होगी, केवल 0 से छोटी होगी। अब हम थ्योरम की बात करते हैं जो आपको पूरी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी का मेन मोटो। लेट f बी अ कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b। आपने मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम दोनों पढ़ी हुई थी। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम में पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर तब क्या होगा। आपने रोलेस और लैग्रांज थ्योरम में स्टेटमेंट पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटीन्यूअस होता है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। तो यहां पर भी वही लिखा है तब क्या होगा कि f इंक्रीजिंग होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी किस पर, क्लोज इंटरवल पर। इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, जब f डैश x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी होगी और x जो है वो ओपन इंटरवल a b में a और b के बीच में होगा, इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी चीज f डिक्रीज कब करेगा, क्लोज इंटरवल पर, जब f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। मींस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से अगर छोटी है तो वो डिक्रीज कर रहा होगा और x किस पर बिलोंग करेगा, a और b पर। अब फंक्शन कब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं करेगा, जब f डैश x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। फिर समझ लीजिए
एफ कॉन्टिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल a, b पर और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशियल होता है। इसका मतलब है कि अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और जो x है वो ओपन इंटरवल a, b के बीच में हो तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी है और x ओपन इंटरवल a, b के बीच में है तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। और यदि f एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मींस जो वैल्यू है ना तो वो बढ़ती दिख रही फंक्शन की ना ही घटती दिख रही है, उस कंडीशन पे हम फंक्शन को कह देंगे कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, देख लीजिए बच्चों। अब देखिए एग्जांपल नंबर 8 लिखा है, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx x³ - 3x² + 4x x belongs to R यहाँ क्या है, रियल नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन R। आपसे कहा दिखाइए कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है क्या, किस पर, रियल नंबर पर। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फंक्शन दिया गया होगा तो आप उसको सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। f डैश x इक्वल टू आपको मिलेगा 3x² - 6x + 4। ठीक, अब क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो डेरिवेटिव आया है फर्स्ट ऑर्डर का इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी होगी सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमने इसको ऐसे लिखा 3x² - 6x + 3 + 1। यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो हमें मिला x² - 2x + 1 + 1। इसको हमने लिखा 3 ब्रैकेट में x - 1 का होल स्क्वायर + 1। अब आप गौर से देख समझिए, अगर x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, देखिए रियल नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, मींस +1 रखेंगे तो 1 - 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा तब भी 1 बचेगा और 1 क्या होता है, 0 से बड़ा। अगर आप -1 रखेंगे तो -1 - 2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 या 12, 12 1 13 तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। मींस आपको ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। सो द फंक्शन इज increasing on R क्या है, रियल नंबर। फिर समझ लीजिए, आपको एक फंक्शन दिया गया है, इसको आपने डिफरेंशिएट किया इन फर्स्ट ऑर्डर में, मींस एक बार डिफरेंशिएट किया है, उसके बाद आपने जो वैल्यू आई है इसमें आपने कोई भी इमेजिनेशन कर लिया वैल्यू रियल नंबर की, उस रियल वैल्यू को आपने रफली पुट किया। रफली पुट करने के बाद देखा क्या ये जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। अगर वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और अगर 0 से छोटी आ रही है सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक, अब देखिए एग्जांपल नंबर 9 लिखा है, एग्जांपल 9 में प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx = cos x। अब देखिए आपको एक फंक्शन cos x दिया गया है, आपको ये बताना है कि वो डिक्रीजिंग है, इंटरवल 0 to π, 0 से π में वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग π to 2π और π से 2π पे वो इंक्रीजिंग है। तीसरी कंडीशन बताना है कि 0 से 2π में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो देखिए सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा है fx = cos x। ठीक, इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, अब x = आपको क्या मिल गया, माइनस का साइन। ठीक, अब a पार्ट देखिए, a पार्ट में जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू है 0 to π, 0 से π के बीच में। अब 0 से π के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो पुट कर दीजिए। सपोज दैट हमने पुट कर दिया पाई की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दिया, x की वैल्यू तो पुट x = 45 या 135 कोई भी, क्योंकि आपको मालूम है 0 से π के बीच में साइन की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपको f' की जो वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री पुट करने पर वो मिलेगी -1/√2 जो कि लेस देन क्या है, 0 है। और अगर लेस देन 0 है so the function is decreasing। तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है ऑन
0 to पाई। तो 0 से पाई में फंक्शन कैसा हो गया हमारा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि हमें मालूम है साइन की वैल्यू 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होती है, पर यहाँ पर जब भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x होता है। इसको देख लीजिए, फिर इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने क्या किया? आपको जो x की वैल्यू बिलोंग्स टू है पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, इसके बीच की वैल्यू कोई है। तो देखिए अब आप क्या करें, यहाँ पर ऐसी वैल्यू कोई भी पुट कर दें, x की वैल्यू कोई भी पुट कर देंगे। आपको ये पता है 0 से पाई के बीच में साइन वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट पाई से 2 पाई के बीच में क्या होती है? नेगेटिव होती है। और जब नेगेटिव होती है तो पाई मतलब 180 और 360, 180 और 360 के बीच में अगर हम 270 लिखते हैं, 270 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा? f डैश x, x की जगह 270 पुट कर रहे हैं, तो f डैश 270 डिग्री या 3 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 270, और 270 का मीन्स होता है माइनस साइन 180 प्लस 90। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा देन साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, जो कि आपको ग्रेटर देन क्या मिला? 0 मिला। यहाँ देखिए 0 टू पाई के बीच में 45 डिग्री हमने पुट किया था, तो वैल्यू में नेगेटिव मिल रही थी, और यहाँ पर क्या मिली? पॉजिटिव। सो द फंक्शन is increasing pi to 2 pi, pi to 2 pi ऑन लिख दीजिए, ऑन pi to 2 pi। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि 0 से पाई में डिक्रीज हो रहा है, और सेकंड पार्ट में देख रहे हैं पाई से 2 पाई में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहां पर डिक्रीज ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यहां ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बाई a and b the function is neither increasing nor decreasing। इसलिए जो फंक्शन है ना तो वो इंक्रीजिंग होगा और ना ही वो डिक्रीजिंग होगा। देख लीजिए अब बच्चों एग्जांपल नंबर 10 देखिए, लिखा है फाइंड द इंटरवल्स इन द व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = x² 4x + 6 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए आपको एक फंक्शन दिया गया है, अब हमें बताना है कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस पर डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आप फंक्शन को राइट डाउन करें, f(x) = x² - 4x + 6 एंड इसके फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करिए, f(x) = 2x - 4। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां देखिए 2x - 4 है, तो आप क्या करेंगे? f(x) = 0 पुट करें, = 0, then 2x - 4 = 0, 2x = 4, x की वैल्यू क्या मिल गई? 2। सो x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए ये -∞ और ये +∞। ठीक, नंबर लाइन में क्या होता है? ये -∞, ये +∞। आपका वैल्यू क्या है x की? 2। तो इसको अगर आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये गिवन लाइन को दो डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से इंटरवल? -∞ से 2 एंड 2 से +∞। तो व्हेन x belongs to -∞ to 2, जब x की वैल्यू -∞ से 2 होगी तो इसके बीच की कोई वैल्यू आप पर्टिकुलर ले लीजिए, सपोज मैं 1 ले लेते हैं, तो f(1) की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2 × 1 - 4, then 2 - 4 -2। So the function is decreasing. Function is decreasing at -∞ to
2 -3d से 2 के बीच में जो फंक्शन है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक, अब देखिए व्हेन x बिलोंग्स टू 2 प्लस इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी बीच में 3 पुट कर दें फंक्शन में f'(x), तो f'3 इक्वल टू आपको मिलेगा 2 × 3 - 4 6 - 4 क्या मिल गया 2। ये देखिए ये वैल्यू जो थी वो लेस देन 0 थी और ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। सो द फंक्शन is increasing at 2, इंफिनिटी। ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से 2 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और ओपन इंटरवल 2 से इंफिनिटी के बीच में क्या होगा फंक्शन इंक्रीजिंग। देख लीजिए अब देखिए एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन एज गिवन बाय f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए अब आपको फंक्शन दिया है, यहाँ पर पता करना है ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपने फंक्शन को लिखा पहले f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30। ठीक, अब डिफरेंशिएट करिए f'(x) = 12x² - 12x - 72। ठीक, अब आपने कहा कि f'(x) की वैल्यू होगा 0 के इक्वल है, सो 12x³ - 12x - 72 = 0। 12 कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा x² - x - 6 = 0। 12 डिवाइड हो गया, फैक्टर करा x² - 3x + 2x - 6 = 0। देन x कॉमन लिया x - 3 एंड +2 कॉमन लिया x - 3 = 0। तो आपको वैल्यू मिल गई x + 2 एंड x - 3 = 0। तो x की वैल्यू आपको मिल गई -2 और 3। ठीक, अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए, ये है -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ आएगा 3। ठीक, अब देखिए -इंफिनिटी से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो व्हेन x belongs to -इंफिनिटी to -2, सो x की वैल्यू आप पुट करिए -3। ठीक, तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो पुट करते हैं f'3 माइनस का, आपको मिलेगा 12 - 3 का स्क्वायर -12 × -3 -72। तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9 108 प्लस 12 3 जा 36 -72। तो 108 - 36 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आएगा। 8 में 6 2 10 में 3 7 जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो f इज इंक्रीजिंग, कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एट -इंफिनिटी टू -2। ठीक, तो -इंफिनिटी से -2 का फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीजिंग हो गया। अब हमने कहा व्हेन x belongs to -2 to 3, तो -2 से 3 के बीच में हम पुट कर दें x = 1। अगर हम x = 1 पुट करेंगे तो f'1 की वैल्यू क्या आएगी आपको देखिए 12 1² -12 × 1 -72। तो मिलेगा आपको 12 - 12 -72। आप देखिए 12 से 12 कैंसिल, आपको मिल गया -72 जो कि लेस देन क्या है 0 और वैल्यू 0 से छोटी है। सो f इज डिक्रीजिंग एट -2 to 3 ओपन इंटरवल पे, वो कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग है। अब देखिए 3 से इंफिनिटी के बीच में, तो व्हेन x belongs to 3 to इंफिनिटी, तो अगर 3 into इंफिनिटी में 4 रखते हैं तो f'4 = 12 (4²
-12 into 4 -72, 4 तो 16, 16 to 32, 2 carry 3, 61 to 16, 63, 19, 192 minus 48 minus 72, चलिए तो 192 minus 8 to 10 to 0, 7 4 11 12 120 72, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0, so f is increasing at 3 to infinity। हम अगर ध्यान से देखें तो जो फंक्शन है वो इनस इंफिनिटी से -2 पर भी क्या है इंक्रीजिंग, और +3 से इंफिनिटी के बीच में भी इंक्रीजिंग है, बट -2 से 3 के में फंक्शन कैसा हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है। देखिए अब देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 12 है, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin 3x। आपको sin 3 का एक फंक्शन दिया गया है, क्लोज इंटरवल 0 to π/2 पर हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आपने फंक्शन लिखा f(x) = sin 3x, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, देन f(x) = sin 3x का क्या आएगा 3 cos 3x, ठीक। अब आपने कहा कि f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल है, देन f(x) अगर 0 के इक्वल है तो 3 cos 3x = 0, cos 3x = 0। cos में किसकी वैल्यू 0 होती है 90, cos π/2, ठीक। कंपेयर कर दिया तो आपको मिलेगा 3x = π/2 एंड x की वैल्यू π/6, ठीक। तो आपने एक लाइन रिप्रेजेंट किया जहां पर ये 0 है और यहाँ पर π/2 है और इनके बीच में कहीं π/6 है। तो अब when x belongs to 0 to π/6, देखिए यहां पर कहा गया है x belongs to क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। इसलिए हमें 0 को इंक्लूड कर सकते हैं और π/6 तक पर π/6 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो देन f' 60 × 30 डिग्री होता है, तो 0 से π/6 के बीच में आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो यहाँ पर पुट करनी है आपको इसमें 3 cos 3x में। तो वैल्यू पुट करके देखिए, सब अब 0 इंक्लूड कर सकते हैं तो 0 पुट कर देते हैं, तो मिलेगा आपको 3 cos 3 × 0, तो आपको मिलेगा 3 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो आ गया 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो f is increasing at 0 to π/6, 0 से π/6 के बीच में फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 0 to 30 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 15 डिग्री 22.5 डिग्री जिसकी वैल्यू आपको एक्चुअली पता हो, ठीक। इसके बाद अब हमने कहा when x belongs to π/6 to π/2, अब π/2 90 होता है तो 30 से बड़ा 45 होता है, 45 पुट कर देते हैं। तो अब देखिए आपको मिलेगा दैट x इक्वल टू 3 cos 3 और 45 मतलब होता है π/4, तो आपको मिल गया 3π/4 और 3π/4 की वैल्यू क्या होती है -1/√2 जो कि लेस देन क्या है 0। अब आप x की वैल्यू अगर 45 कर रहे हैं तो 45 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 135 आएगा और cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2, तो 3 × -1/√2 क्या हमारे 3/√2 जो कि लेस देन क्या हो गया 0। सो f is decreasing at π/6 to π/2 में जो फंक्शन है sin 3x वो 0 से π/6 के बीच में
पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और π/6 से π/2 के बीच में जो वैल्यू है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। देखिए अब बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर 13 है, फाइंड इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin x plus cos x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi is increasing or decreasing। अब आपको फंक्शन दिया गया है sin x plus cos x और x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और बराबर है और 2 pi से छोटी और बराबर है। आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग और किस पर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, f(x) = sin x plus cos x एंड इसका डिफरेंशिएशन करिए, मीन फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो आपको मिलेगा f(x) = sin x का cos x एंड cos x का माइनस sin x। इसके बाद आपको पता है वैल्यू फाइंड करनी है तो f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल कर लीजिए। तो आपको cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 मिलेगा, sin x इक्वल टू cos x, ठीक। देन cos x को अपॉन में ले आएंगे तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, देन tan x इक्वल टू 1। अब देखिए tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, π/2, ठीक, और tan π/4 दोनों की पॉजिटिव वैल्यू होगी। हमें ये देखना है कि x की 0 से पाई के बीच में x की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि tan की वैल्यू निकाले प्लस का 1 तो 45 और 225 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी π/4 एंड 5π/4, ठीक। अब देखिए आपने नंबर लाइन का रिप्रेजेंट किया, ये है 0 और ये है 2 पाई, इसके बीच में यहाँ आएगा π/4 और यहाँ कहीं आएगा 5π/4, ठीक। अब आपको क्या करना है, when x belongs to 0 to π/4, इनके 0 से π/4 में 45 तो 30 पुट कर सकते हैं। then x इक्वल टू π/6, f(x) आपको क्या मिलेगा, cos π/6 माइनस sin π/6, cos π/6 में cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और cos sin 30 की वैल्यू 1/2। आपको जो वैल्यू मिल रही है √3 माइनस 1/2 वो ग्रेटर देन क्या हो गई, 0। सो f इज इंक्रीजिंग at 0 to π/4, 0 से π/4 का फंक्शन कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है, ठीक। अब देखिए when x belongs to π/4 to 5π/4, तो π/4 में 45 होता है, 5π/4 में 225 होता है, तो इसके बीच में 135 भी आएगा। तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 3π/4, ठीक। तो आप देखिए आपको मिलेगा f(x) इक्वल टू cos 3π/4 माइनस sin 3π/4। देखिए cos 3π/4 वैल्यू -1/2 और sin 3π/4 वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2 आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का √2। जब कैलकुलेट करेंगे माइनस का √2 मिलेगा, जो कि लेस क्या है आपको 0। सो f इज डिक्रीजिंग at π/4, 5π/4। तो π/4 से 5π/4 के बीच में जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग। अब when x belongs to 5π/4 to 2π, और जब आप 5π/4 से 2π के बीच में कोई नंबर रखेंगे, 2π में 360 होता है, 5π/4 में 225 होता है, तो हम 270 रखते हैं। तो आप जब 270 रखेंगे f(x) इक्वल टू cos 270 माइनस sin
270, ठीक। तो जब आप f डैश x में 270 रखेंगे, पहले आप ये डाल तो इसको रब कर दें, तो देखिए f डैश x 270 को लिख सकते हैं cos 180 प्लस 90 माइनस साइन 180 प्लस 90। तो ध्यान देखिए cos 180 प्लस थीटा होता है cos थीटा तो माइनस का cos 90 और sin 180 प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा से माइनस माइनस प्लस sin 90। यहां देखिए ये 0 हो गया और ये 1, तो आपको 1 मिला जो कि ग्रेटर देन क्या है 0। सो f इज इंक्रीजिंग at 5 pi by 4 to 2 pi। इसका मतलब है कि 0 से पाई बाय 4 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में डिक्रीजिंग होगा एंड पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग होगा। देख लीजिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, जिसका टॉपिक है आज का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मींस हिंदी में कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान। इसके बारे में बेसिक आपको भी पता है कि कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी। यहाँ पे हमें ग्राफिकली फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, मींस हमें एक डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है जिनके फंक्शन कैसे इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम एक ग्राफ के हेल्प से ये समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बनता है या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। हमने क्लास फर्स्ट ईयर में कोनिक सेक्शन में पढ़ा था पैराबोला की इक्वेशन x² = 4ay। हम वही इस ग्राफ को हम बना रहे हैं x² = 4y, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें या याद करें कि हमने ग्राफ कैसे बनाया था, तो ग्राफ देखिए इस तरह से कर्व एक बना था, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था एंड ये ओरिजिन था। ये इसका राइट कर्व पार्ट है और ये लेफ्ट कर्व पार्ट है। हम राइट कर्व के पार्ट की बात करते हैं। अगर x की वैल्यू को हम इंक्रीज करें मीन ग्रेटर देन 0 करें, देन y की वैल्यू देखिए क्या बनती जाएगी। चलिए x² को y लिख रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो y की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे देन y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। x की वैल्यू आप जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। इट्स मीन x की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे तो y की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज। देखिए ग्राफिकली में ये ओरिजिन है, अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 9। मींस ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, x पर डिपेंडेबल है और x पर डिपेंडेबल होने पर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है देन y की वैल्यू भी क्या हो रही है, ग्रेटर देन, मीन फंक्शन भी ग्रेटर देन बन रहा है, ठीक। ये राइट साइड पार्ट की बात हो गई। अब हम अगर लेफ्ट साइड की पार्ट की बात करें, अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करें, इंक्रीज कैसे करते हैं, सपोज दैट इधर लिखा था -3, -2, -1, ठीक। तो इंक्रीज कहां से होगा, -1 से -3 की तरफ नहीं होगा, -3 से 0 की तरफ पड़ेगा। तो अगर आप x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 9 मिलेगी, -2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगी, -1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा एंड 0 पुट करने पर 0 मिलेगा। हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे कि x की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मींस हमने ये देखा जब हमने x की वैल्यू को इंक्रीज किया तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, और जब हमने x की वैल्यू को डिक्रीज किया तो y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही थी। मींस ग्राफ क्या हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए -3 पे है तो ऐसे कहीं मान लीजिए -3 पे इधर आया हो, -3 पे यहां पर देखिए ये -2 पे बना जाएगा और ऐसे ही क्या जा रहा -1 पे फिर वो ग्राफ बढ़ेगा। मींस कहीं पर फंक्शन जो है वो बढ़ रहा है और कहीं पर फंक्शन वो घट रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू
पर, और x की वैल्यू पर कौन डिपेंडेबल है, y है। देखिए x स्क्वायर इक्वल टू y था, तो हमने कितना देखा कि जो राइट साइड पार्ट है जिसमें हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, जबकि लेफ्ट साइड वाले पार्ट में हमने देखा अगर हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं -3 -2 -1, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो हमको कंक्लूजन मिला कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स हैं जिनमें एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। अब चलिए हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशंस को लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उसके हिसाब से अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए अभी मैं आपको फिगर समझा दे रहा हूँ, उसके बाद उसकी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो, कैसे हम क्या लिखते हैं। अब देखिए अगर आप कहें इंक्रीजिंग एंड स्टिकली इंक्रीजिंग की बात करें, देखिए इंक्रीजिंग एंड स्टिकली इंक्रीजिंग आपको यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस तरह के फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब समझ लीजिए इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना। ये कंफर्म, जैसे आपसे कहा जाए यहां से कुछ डिस्टेंस कवर करिए, फिर रुक गए, फिर बढ़े, फिर रुक गए, मींस जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, सपोज ऐसे बन गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मींस ग्राफ क्या है, रुक रुक के चल रहा है। तो ऐसे फंक्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो पर्टिकुलर बढ़ता है, रुकता नहीं है, लगातार वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा। जब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, सेम कांस्टेंट जो होता है उसमें जो फंक्शन है वो ऊपर से पहले आया, फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, मींस रुक रुक कर डिक्रीज होगा। जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो आकर के सीधे सीधे डिक्रीज हो रहा होगा, वो एक पॉइंट पर आकर फिक्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए फिर डेफिनेशन समझते हैं। देखिए बच्चों, अब जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा था, अब उसकी कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं और उसका कोई एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि कैसे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहले देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन f इज कॉल्ड अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन i देखिए डोमेन है, डोमेन रियल नंबर का भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, किसी तरह का भी डोमेन होगा। इफ x1 इज लेस देन x2, देखिए रोलेस और लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने पढ़ी हुई थी, जिसमें हमने ग्राफिकली पढ़ा था कि दो वैल्यूज होती हैं a और b, उन्हीं के बीच में कहीं कोई c पॉइंट होता है। ऐसे ही आपके पास कोई डोमेन i है जिसमें x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं, देखिए लिखा है x1, x2 आर बिलोंग्स टू i एक डोमेन है जिसके दो हमने वैल्यूज ली हैं x1 और x2। तो अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है such that fx1 is less than equal to fx2, देखिए अगर दो एलिमेंट हैं x1 और x2 और दोनों का डोमेन क्या है i, और x1 जो है वो x2 से छोटा हो, तो fx1 की वैल्यू अगर fx2 से छोटी या उसके बराबर आ जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर हम डेरिवेटिव की लैंग्वेज में बात करें कि कोई फंक्शन दिया गया हो और आप उसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने पर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मीन 0 के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, तो जो x होता है वो किससे बिलोंग करेगा, वो दो पॉइंट जिनके बीच में वो होगा a और b। a और b क्या होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, इन्हीं के बीच में कोई पॉइंट x होगा। तो जो डेरिवेटिव है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा। हिंदी में इस इंक्रीजिंग फंक्शन को कहते हैं वर्तमान फलन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्राफ क्या होगा, रुक रुक के बढ़ेगा, पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में ना बढ़ करके थोड़ा सा रुक रुक के बढ़ेगा। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अभी मैंने बताया ग्राफ सीधे बढ़ता है, कहीं पर रुकेगा नहीं। तो अ फंक्शन f इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन i डोमेन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है निरंतर वर्धमान, लगातार क्या है, बढ़ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट है x1 और x2 जो कि i से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है
बट fx1 की वैल्यू लेस देन fx2 आ जाए। यहां पर क्या थी, लेस देन इक्वल टू, और यहां केवल क्या है, लेस देन। अगर फंक्शन की वैल्यू fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। इसके ग्राफ को देख लीजिए, ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब हम डेरिवेटिव की लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करने पर वो पर्टिकुलर वैल्यू जीरो से केवल बड़ी आ रही है, बराबर नहीं आ रही है, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सामने देखिए बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल नंबर 7 है एनसीईआरटी का, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 7x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r यहां पर रियल नंबर है, ठीक। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट हमने भी पढ़े। एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि हमको अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है देन fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी आनी चाहिए। ये देखिए यहां पर भी लिखा है, यहां लिखा है लेस देन इक्वल टू, यहां केवल लेस देन है। तो अभी हम इस मेथड को यूज करके देखते हैं। हमने कहा लेट x1 इज लेस देन x2। हमने कहा गया है कि अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी हो तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी आनी चाहिए। तो हमने कहा x1 जो है वो लेस देन x2 है। हमने देखा यहाँ लिखा 7x - 3, बोथ साइड 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7x1 इज लेस देन 7x2, ठीक। ये इनइक्वालिटीज है, ये ध्यान रखना आसानी का। तो हमने 7 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x1 इज लेस देन 7x2। अब देखिए यहाँ -3 है तो हमने क्या लिखा 7x1 - 3 लेस देन 7x2 - 3। इसका मतलब है जो फंक्शन ऑफ x था वो x के टर्म्स में था, तो ये फंक्शन ऑफ x1 है तो fx1 इज लेस देन क्या हो गया fx2। तो fx देखिए ये फंक्शन ऑफ x था, x के टर्म्स में था, ये फंक्शन ऑफ x1 होगा और ये फंक्शन ऑफ x2 होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, fx2 से छोटी होनी चाहिए। यहां देखिए fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी है, सो द फंक्शन is increasing, so the function is increasing on r। तो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है किस पर, r पर, जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान है रियल नंबर पर। देख लीजिए अब बच्चों देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए आपको मैंने अभी इंक्रीजिंग फंक्शन बताया था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताया था। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या था, जो फंक्शन था रुक रुक के बढ़ रहा था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन डायरेक्टली बढ़ रहा था। वही डिक्रीजिंग फंक्शन में भी कॉन्सेप्ट चलता है। अ फंक्शन f इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन i एक डोमेन है जिस पर कुछ एलिमेंट होंगे। इफ x1 लेस देन x2, अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी हो तब fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 आ जाए। अभी मैंने आपको जब ग्राफ बताया था पहले उसमें क्या बताया था कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, देन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। x की वैल्यू तो बढ़ रही है पर y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, पैराबोला वाले एग्जांपल में। तो वही देखिए यहां पर है कि अगर x1 और x2 दोनों i का बिलोंग कर रहे हैं, मीन डोमेन पे बिलोंग कर रहे हैं और x1 की वैल्यू अगर x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 होगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव की फॉर्म में पढ़े कि f डैश x इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने पर जो पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहेगी अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है और x किसके बीच में, a और b दो वैल्यूज हैं उनके बीच में है, तो हम उसे क्या फंक्शन कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी में कहते हैं वर्तमान फलन। देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, पहले नीचे झुका फिर झुका, मींस रुक रुक करके कम हो रहा है। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में जो फंक्शन है वो डायरेक्टली डाउन होना शुरू करेगा। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, पहले शेयर की वैल्यू कम हुई फिर बढ़ी फिर कम हुई, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों करता है। और कुछ में शेयर मार्केट में लगातार गिरते चले जाते हैं, उठते ही नहीं। वैसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है कि अ फंक्शन f इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन i डोमेन में था, जिसमें x1 की वैल्यू अगर x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू fx2 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी है तो फंक्शन कैसा हो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ देख लीजिए कंटिन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब डेरिवेटिव की लैंग्वेज में बात करें कि f डैश x अगर लेस देन 0 है, यहां देखिए लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है देन डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जिसे कहते हैं निरंतर ह्रासमान,
उसमें f डैश x की वैल्यू क्या होगी, केवल 0 से छोटी होगी। अब हम थ्योरम की बात करते हैं, जो आपको पूरी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी का मेन मोटो। लेट f बी अ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b। आपने मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम दोनों पढ़ी हुई थी। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम में पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, तब क्या होगा। आपने रोलेस और लैग्रांज थ्योरम में स्टेटमेंट पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होता है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, तब क्या होगा कि f इंक्रीजिंग होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी किस पर, क्लोज इंटरवल पर। इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, जब f डैश x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी होगी और x जो है वो ओपन इंटरवल a b में a और b के बीच में होगा, इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी चीज, f डिक्रीज कब करेगा क्लोज इंटरवल पर, जब f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। मींस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से अगर छोटी है तो वो डिक्रीज कर रहा होगा और x किस पर बिलोंग करेगा, a और b पर। अब फंक्शन कब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं करेगा, जब f डैश x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। फिर समझ लीजिए, f कॉन्टिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल a b पर और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब है कि अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और जो x है वो ओपन इंटरवल a b के बीच में हो तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी है और x ओपन इंटरवल a b के बीच में है तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। और यदि f एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब है नॉर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मींस जो वैल्यू है ना तो वो बढ़ती दिख रही है फंक्शन की, ना ही घटती दिख रही है, उस कंडीशन पे हम फंक्शन को कह देंगे कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, देख लीजिए